हेलो गाइस, वेलकम टू माय केमिस्ट्री चैनल। इस चैनल में केमिस्ट्री के जो टॉपिक पढ़ाया जाता है ये नीट, जेई एंड बीएससी के हिसाब में पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो केमिकल एनर्जेटिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स है और पार्ट 1 में हम जो बोलने जा रहे हैं कि केमिकल एनर्जेटिक्स क्या है, ठीक है, और इसका ज़रूरत क्या है केमिस्ट्री के लिए, क्यों केमिस्ट्री स्टूडेंट को केमिकल एनर्जेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने का ज़रूरत है, मतलब इसको देखेंगे। फिर देखेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स जब हम पढ़ेंगे तो कुछ टर्म्स हम यूज़ करेंगे, बेसिक टर्म्स, ठीक है, जैसे कि सिस्टम, तरह तरह के सिस्टम, पैरामीटर्स ऑफ द सिस्टम, प्रोसेसेस ऑफ द सिस्टम फॉर द सिस्टम टू गो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, ये सब देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु और व्यक्ति व्हाटएवर जब स्थान परिवर्तन करता है तो उनको एनर्जी अर्थात शक्ति का जरूरत पड़ता है। तो केमिस्ट्री के अंदर क्या है? केमिस्ट्री के अंदर हम डील करते हैं मैटर को लेकर, अर्थात पदार्थ जो है उसको लेकर डील करते हैं। तो हम क्या देखते हैं केमिस्ट्री के अंदर? पदार्थ का केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हम देखते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या कि कुछ था उससे कुछ नया कुछ बना, और कहीं पे था किसी नए जगह पे वो शिफ्ट किया। तो ये एक तरह से स्थानांतरण आप कह सकते हैं। अब स्थानांतरण जो है इसके लिए आप अगर न्यूटनियन लॉज में जाइए फिजिक्स के, तो कुछ भी स्थानांतरण के लिए जैसे कि आपको एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है, तो केमिस्ट्री में भी मैटर का केमिकल स्थानांतरण हो, जिसको हम केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं, और फिजिकल स्थानांतरण हो, अर्थात पदार्थ का जो अवस्थाएं हैं, जैसे कि पदार्थ गैस स्टेट में है या तरल अर्थात लिक्विड स्टेट में है और सॉलिड स्टेट में है, तो ये भी एक पदार्थ का अवस्था का स्थानांतरण है। और ये सब स्थानांतरण के लिए ये एनर्जी जो टर्म है, शक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले अगर हम केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन देखें तो मानिए कि जो पदार्थ ए है वो केमिकल रिएक्शन हुआ और बी में कन्वर्ट हुआ, और बी सी में हुआ, और ए सी में हुआ, डायरेक्ट कुछ भी हो सकता है। इधर दिखाया गया है कि ए से बी से सी, एनीवे। तो इसमें क्या होता है कि ए के अंदर जो बॉन्ड्स है, ए के अंदर काफ़ी सारे एटम्स होगा, एक बंधन में जुड़े होंगे सारे एटम्स, तो बॉन्ड्स कुछ टूटेंगे और नया कुछ बॉन्ड्स बनेंगे, तब जाके ये एक नया आइडेंटिटी ए को मिलेगा जो बी होगा। ठीक इसी तरह से बी सी में कन्वर्ट हो सकता है। अब आप लोग सब जानते हैं कि बॉन्ड जो है वो बहुत स्टेबल है, स्ट्रांग है, उसको अगर ब्रेक करना पड़ता है तो शक्ति की ज़रूरत पड़ेगा, एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगा। अगर हम फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन देखें तो मानिए कि पदार्थ जो है वो एक ही है। मानिए कि ये जल है
वाटर है। अब वाटर गैसियस स्टेट में भी रह सकता है, मतलब जो वेपर होता है वाटर वेपर वो गैसियस है, और लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। गैसियस स्टेट में क्या होता है कि जो गैस के अणु है, मॉलिक्यूल्स हैं, वो काफ़ी घूमते रहते हैं, काफ़ी सारा एरिया लेके घूमते रहते हैं, स्पेस लेके घूमते रहते हैं, तो उस अणुओं में एनर्जी ज़्यादा रहता है कि नहीं। जब वो वाटर लिक्विड हो जाता है, सिंपल वाटर हो जाता है, तब क्या होता है कि एक जगह में वाटर को हम एक पॉट में कॉन्फाइन कर रख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ कि अणुओं का जो मूवमेंट है उसमें काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन आ गया, ज़्यादा मूवमेंट करते नहीं है अणु वाटर मॉलिक्यूल के, तो इनकी एनर्जी का ज़रूरत भी कम होगा। और जब वाटर आइस बन गया तो क्या हुआ कि अणु मूव नहीं कर सकता है, एक स्थान से स्थानांतरण नहीं कर सकता है। अगर स्थानांतरण करेगा तो सॉलिड जो आइस है वो आइस नहीं रहेगा, एक जगह आइस नहीं रह सकता अगर अणु स्थानांतरण करते हैं तो सॉलिड में क्या है, उन अणुओं का एनर्जी और भी घट गया। बट ये पॉइंट नोट कीजिए कि अणुओं का सॉलिड में भी कुछ तो एनर्जी रहेगा, वो स्थानांतरण थोड़ी ना खैर ना कर सके, बट उनका वाइब्रेशन तो चालू रहेगा, और वाइब्रेशन के लिए भी थोड़ा एनर्जी चाहिए होता है। तो ऐसा सिचुएशन है कि वाटर को गैसियस स्टेट में सबसे ज़्यादा रहने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल का अणु जो रहते हैं अंदर उनका वो डिमांड रहता है। इसीलिए आप देखेंगे एनर्जी जो है, नॉर्मली एनर्जी ज़्यादा है या कम है किसी सिस्टम में, वो एनर्जी के रिफ्लेक्शन से हम देखते हैं। वो क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, वो है टेम्परेचर, तापमान। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जब टेम्परेचर रहता है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तब जाके वाटर मॉलिक्यूल को आप गैसियस स्टेट में देख सकते हैं। एक्सक्लूसिवली आई एम सेइंग 100 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर मॉलिक्यूल लिक्विड रहता है। अब 0 से टेम्परेचर और भी घट गया, मतलब एनर्जी और घट गया, जब तब वाटर बन जाता है सॉलिड। तो ये सब एनर्जी का इनपुट आउटपुट का चक्कर है। वो पदार्थ का अवस्था, केमिकल अवस्था बोलिए और फिजिकल अवस्था बोलिए, वो चेंज होने के पीछे पूरा कारण, पूरा स्टोरी के पीछे एनर्जी, ये टर्म तो है। अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जाम्पल लेके अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो देखेंगे क्या, मानिए कि एक ह्यूमन बीइंग को लीजिए, एक मानव शरीर को ले लीजिए। तो नॉर्मली हम 3 मोड में रहते हैं, एक स्टैंडिंग मोड, एक सिटिंग मोड, एक स्लीपिंग मोड। ठीक है। अब उस स्टैंडिंग मोड में एक बंदे के अंदर स्थिरता जो है वो ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू सिटिंग मोड, एंड which is again will have higher अस्थिरता than sleeping mode। तो आदमी क्या जाएगा, एक आदमी जाएगा, अगर वो खड़े हैं तो बैठने का कोशिश करेगा कि भाई कहीं पे बैठने का जगह मिल जाए तो अच्छा रहेगा। अगर बैठ जाता भी है तो आफ्टर सर्टेन टाइम उनको ये भी फीलिंग्स आ सकता है कि वो भाई कहीं जगह है तो थोड़ा सो लेते तो अच्छा रहेगा। ठीक है ना। तो ये एक नेचुरल टेंडेंसी है। केमिस्ट्री में वापस आते हैं, ये एक मतलब मॉलिक्यूल्स का और एटम्स का व्हाटएवर एक नेचुरल टेंडेंसी, इवन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का एक नेचुरल टेंडेंसी रहता है कि अपने अंदर का जो एनर्जी है और अपने अंदर का जो डिस्टेबिलिटी है उसको कम किया जाए। ठीक है ना। ये नेचुरल टेंडेंसी, मतलब ये स्वतःस्फूर्त है। स्वतःस्फूर्त समझते हैं ना, स्पॉन्टेनियस। ठीक है।
तो जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, आप एक बस में जा रहे हैं, तो आप अगर खड़े हैं तो आप हमेशा सीट ढूंढेंगे कि भाई कहीं पे सीट मिल जाए, बैठ जाए। पर ऐसा थोड़ी ना होता है, उल्टा थोड़ी ना होता है कि कोई बैठा है, भाई कहीं पे खड़े होने की जगह मिल जाए तो हम आराम से थोड़ा खड़े हो जाए। ऐसा तो उल्टा नहीं होता है। हाँ, अगर कोई करता है उल्टा तो वो बंदे में कुछ गड़बड़ है। खैर, तो क्या है कि हम जो हमारा मोड परिवर्तन करते हैं, इस मोड परिवर्तन जो है ऐसे नहीं होता है। हालांकि स्टैंडिंग मोड से सिटिंग मोड पे हमारा अंदर का एनर्जी घट जाता है, बट इस मोड को परिवर्तन करने के लिए भी हमें एक प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है। अब जहाँ पे खड़े हैं, शायद वहाँ पे कोई चेयर अवेलेबल नहीं है, तो कहीं पे चेयर दे के आपको जाके, मतलब पैदल जाके वहाँ पे जाके बैठना पड़ेगा। और रात में अगर सोने का इच्छा है तो रात को आपको कहीं पे किसी भी टाइम को आपको अपने बेडरूम तक पैदल आके फिर जाके बेड में सोना पड़ेगा। तो ये जो मैं पिक्चर से दिखा रहा हूँ कि ये ऐसे नहीं आ जाता है, आपको थोड़ा काम तो करना पड़ेगा, चेयर तक तो जाना पड़ेगा, आपको बेड तक जाना पड़ेगा। अब ये जाना जो है इसको प्रोसेस कहते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा कार्य अर्थात वर्क डन करना पड़ता है, और वर्क डन के लिए भी एनर्जी का जरूरत होता है। तो आप जिस स्टेट में है, स्टैंडिंग, सिटिंग और स्लीपिंग, इससे आपका इंटरनल एनर्जी का समझ आता है। अगर स्टैंडिंग मोड में है तो आपका इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है, और स्लीपिंग मोड पे सबसे कम है। पर जब प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आपको तो वर्क डन करना ही पड़ेगा, उसके लिए एनर्जी अलग से लगेगा, एक्सटर्नली और इंटरनली। हमने अंदर से आप फिर एनर्जी देते हो और बाहर से वो एनर्जी का सप्लाई लेते हो, वो बात अलग है। अब ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस भी कुछ इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो बार्किंग डॉग है, ये इसका भूमिका क्या है कि आपका जाना एक स्टेज से दूसरी स्टेज में आप जा रहे हैं, उसको एक्सीलरेट करने का भूमिका ले रहा है पीछे से आपको। तो इस सिचुएशन में डॉग का भूमिका क्या है? डॉग आइदर कैटलिस्ट हो सकता है और एनर्जी बूस्टर हो सकता है। ठीक है, इनमें से कुछ भी हो तो आपका जो प्रोसेस है एक स्थान से स्थानांतरित होने का, वो प्रोसेस थोड़ा फास्टर हो जाएगा। कितना आपको बूस्टिंग मिलता है उसके हिसाब से है। अब आ जाते हैं एनर्जी डायग्राम। नॉर्मली आप अगर कोई बुक पढ़ेंगे, कहीं पे देखेंगे कि इस तरह के डायग्राम आपको कुछ मिलेगा जो एक कंपैरिजन डालेगा। एक डायग्राम से आपको पता चल जाएगा कि इस प्रोसेस जो चल रहा है स्टेज ए से बी और बी से सी, व्हाट एवर, इस प्रोसेस कितना फेसिबल है, मतलब कितना स्पॉन्टेनियस है। जैसे कि मैं पहले ही बोला कि कम एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी में जाने का किसी को मन में इच्छा नहीं होता है। आप बैठे हैं, आपको खड़े होने का थोड़ी ना इच्छा होगा। हाँ, खड़े हैं तो आपको बैठने का इच्छा होगा, बैठे हैं तो आपको सोने का इच्छा होगा, उल्टा नहीं होगा। तो इस एनर्जी डायग्राम से हमें पता चल जाएगा कि किसका कितना एनर्जी है। जिसका ज़्यादा एनर्जी है वो हमेशा नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। आपके अगर मानिए कि एक बाल्टी जल है आपके पास, तो वो थोड़ी ना ग्राउंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर ऑटोमेटिक चला जाएगा, वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। बट थर्ड फ्लोर में अगर एक बाल्टी पानी है तो उसको अब अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे, तो गिरा देंगे, तो ऊपर से नीचे ऐसे ही आ जाएगा। मतलब हायर हाइट से लोअर हाइट में ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस है। बट लोअर से ऊपर जाने के लिए एक्सटर्नली आपको वर्क डन करना पड़ेगा। तो इस ग्राफ से हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा। ये ग्राफ कैसे आप स्टडी करें वो हम पहले समझाते हैं। 4 फिगर हम इससे पहले देख चुके हैं: वॉकिंग मोड, स्टैंडिंग मोड, सिटिंग मोड एंड स्लीपिंग मोड। अभी ये कॉमन नॉलेज है। अभी तक तो मैं किसी को भी कहीं पे सजाया नहीं। अब तो ये कॉमन नॉलेज है कि
कौन सा मोड का एनर्जी ज़्यादा है, कौन सा मोड का एनर्जी कम है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी होगा किसका? वॉकिंग मोड का। अगर आप रनिंग करते हैं तो उसका एनर्जी और भी ज़्यादा हो जाएगा। अब स्टेबल मोड के अंदर स्टैंडिंग मोड का एनर्जी ज़्यादा, फिर उससे थोड़ा कम सिटिंग मोड, देन उससे थोड़ा कम स्लीपिंग मोड। तो एक नेचुरल टेंडेंसी रहेगा, स्पॉन्टेनियस टेंडेंसी, ए से बी में आना, बी से सी में आना, ठीक है। ये टेंडेंसी के लिए एज इफ एक्सटर्नली टोटल एनर्जी इनपुट नेगेटिव होगा, मतलब अंदर से बाहर एनर्जी निकलेगा। फिर भी मैं एरो घुमा के दिखाता हूँ। ए से बी मोड में आने के लिए टोटल एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, क्योंकि हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी आ रहा है। पर ये प्रोसेस चलाने के लिए भी आपको क्या करना पड़ रहा है? वॉकिंग करना पड़ रहा है। मतलब आपको पहले क्या होगा, इस हाइट तक, ए से ये रेड कलर हाइट तक आपको इनपुट देना पड़ेगा बाहर से एनर्जी, फिर इस हाइट से इस बी तक इतना एनर्जी आउटपुट होगा। तो क्या होगा? नेट आउटपुट होगा कितना? ए से बी के अंदर जो गैप है उतना आउटपुट हो जाएगा। और ए से अगर सी में आएंगे तो काफ़ी सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकता है, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि इवन आपका अगर बेडरूम फर्स्ट फ्लोर में भी है और सेकंड फ्लोर में भी है, अगर आप टायर्ड हो तो आप तो स्टेप्स लेके भी वहाँ पे जाएंगे। स्टेप्स चढ़ना इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड है, आपको और भी ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, फिर भी आप जाएंगे। अब पॉइंट ये है, इस एनर्जी डायग्राम से मैं थोड़ा हट के एक बात अभी कर देना चाहता हूँ कि अक्सर आप लोग सुने होंगे कि थर्मोडाइनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशली काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, उसका फंडा तो आप यहाँ से आपको मिल जाएगा। कैसे? क्या है कि मानिए कि आप कॉलेज में है और किसी ऑफिस में है, आप खड़े हुए हैं, घंटों आप खड़े हुए हैं, आपको बहुत ही मतलब कष्ट हो रहा है, आप क्या करेंगे? अगर आपको सोना मिल जाए तो आप सो जाएंगे, उसमें कोई हर्ज नहीं। बट ऑफिस में और कॉलेज में आपको थोड़ी ना सोने का जगह मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो आपको इमीडिएट थोड़ा रिलीफ मिलने के लिए वहाँ पे कहीं पे बैठने का जगह मिलेगा, आप उधर बैठ जाएंगे बेसिकली। तो ये है काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट कि हम अनहैप्पी है, हम जिस स्टेट में ही है, हम बहुत अनहैप्पी हैं, खुश नहीं है एकदम, तो आप क्या कोशिश करेंगे कि थोड़ा रिलीफ तो मिल जाए। तो वहाँ पे वो थोड़ा रिलीफ जो है एक चेयर आपको देगा, बैठ के आपको रिलीफ मिलेगा। आपको अगर पूरा रिलीफ लेना है तो आपको इवेंचुअली घर आना पड़ेगा, आपको अपना बेडरूम में जाना पड़ेगा, उधर आपको सोना पड़ेगा, तब जाके आपको पूरा रिलीफ मिलेगा। बट बेडरूम का एक्सेस आपको जो है हमेशा नहीं मिलता है, क्विक एक्सेस तो आपको सिर्फ चेयर ही मिलता है। तो इसी तरह काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मिलता है कि भाई अनस्टेबल से थोड़ा स्टेबिलिटी मिल गया, यहाँ से यहाँ बन गया, क्विकली हो गया। बट हमेशा जानिए कि एक व्यक्ति का फाइनल टारगेट होता है थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट, और एक केमिकल का, एक कंपाउंड का फाइनल टारगेट होता है, अगर वो रिएक्शन करता है तो उनका फाइनल टारगेट रहता है ये करना, मतलब एक थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बनाना। आगे बढ़ते हैं। सिस्टम, थर्मोडायनेमिक्स में कुछ टर्म यूज होता है, उनमें से पहले है सिस्टम। सिस्टम क्या है? इस विश्व ब्रह्मांड अर्थात यूनिवर्स के अंदर एक छोटा सा हिस्सा जो हम ऑब्जर्वेशन के लिए अलग करते हैं, जिसके अंदर थोड़ा मैटर रहता है, उसको हम सिस्टम बोलते हैं। और सिस्टम को छोड़ के यूनिवर्स के बाकी सारे हिस्से जो है उनको हम सराउंडिंग बोलते हैं।
अब ये ऑब्वियस है कि यूनिवर्स से अगर कुछ हिस्से को हम अलग कर लेते हैं तो अलग कैसे करते हैं? बाउंड्री वॉल का जरूरत पड़ता है। विदाउट बाउंड्री वॉल हम अलग नहीं कर सकते हैं। मानिए कि आपके मोहल्ले में बहुत सारे लोग रहते हैं, अगर उनके घर के बाउंड्री नहीं है तो ये सब का कोई मतलब ही नहीं है कि मेरा घर तेरा घर, ऐसा नहीं होता है ना। तो एक मोहल्ले के अंदर एक एक घर, एक एक सिस्टम है, और वो सिस्टम डिपेंड होता है उस घर के बाउंड्री वॉल से, है कि नहीं? तो अब ये जो बाउंड्री वॉल सिस्टम का है, तरह तरह के हो सकता है। इस बाउंड्री वॉल के हिसाब से सिस्टम को हम सब डिवाइड कर सकते हैं कुछ 3 हिस्सों में। पहला हिस्सा है आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब पूरा विच्छिन्न हो गया है दुनिया के अदर हिस्से से। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम है। एक खास तरह के बाउंड्री वॉल अगर होता है, जो वॉल आपको एनर्जी, मैटर, कुछ भी इधर उधर होने नहीं देता है, उस तरह के वॉल अगर हो गया तो वो सिस्टम जो है वो आइसोलेट हो जाएगा बाकी यूनिवर्स से, यूनिवर्स के बाकी हिस्से से, अर्थात सराउंडिंग से। तब जाके उस सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे। अब आ जाइए क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम जो है उसको जब बाउंड्री वॉल कुछ इस तरह होगा जहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर तो होगा, भीतर बाहर करेगा, बट मास ट्रांसफर नहीं होगा, मतलब पदार्थ का ट्रांसफर नहीं होगा, बाहर से भीतर नहीं आएगा, भीतर से बाहर नहीं जाएगा। तब जाके उस सिस्टम को हम क्लोज सिस्टम बोलते हैं। 3 नंबर है ओपन सिस्टम, जहाँ पे मास एज वेल एज एनर्जी दोनों का आदान प्रदान बाहर के साथ होता है। इस तरह के सिस्टम को हम ओपन सिस्टम बोलते हैं। अब जिस बाउंड्री वॉल के कारण हमको 3 तरह के सिस्टम मिला, उस बाउंड्री वॉल देखेंगे अब कितने तरह के होते हैं। एक है डायथर्मल वॉल, एक है एडियाबैटिक वॉल। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए एडियाबैटिक वॉल का जरूरत पड़ता है। अगर आप एक सिस्टम को आइसोलेट करना चाहते हैं तो एडियाबैटिक वॉल का जरूरत पड़ता है। एडियाबैटिक वॉल कुछ परमिट नहीं करेगा, नाइदर एनर्जी नॉर द मास। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, थियोरेटिकली 100% एडियाबैटिक वॉल करना असंभव है, बट कुछ हद तक हम अचीव कर सकते हैं। जो आपके हर एक के घर में रहता है वो दीवार फ्लास्क, जहाँ पे आप गर्म चाय रख लीजिए और ठंडा पानी रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए। ठंडा अगर रखते हैं तो वो काफ़ी देर तक ठंडा रहेगा, गर्म अगर रखते हैं तो काफ़ी देर तक वो गर्म भी रहेगा। इसका मतलब है जब गर्म रखते हैं तो अंदर से हीट जो है वो बाहर नहीं निकलता, और अगर आप ठंडा रखते हैं तो बाहर से हीट आके अंदर का ठंडा चीज़ को गर्म नहीं करता है। तो दीवार फ्लास्क का वॉल जो बनाया जाता है कुछ हद तक एडियाबैटिक वॉल है। और डायथर्मल वॉल जो है वो एनर्जी परमिट करेगा आना जाना, ठीक है। जैसे कि कोई कुकिंग पॉट में आप कुछ भी रख लीजिए और गैस के चूल्हे के ऊपर रख लीजिए, तो क्या होगा, नीचे का जो फ्लेम है गैस का, वहाँ से हीट आके ऊपर आएगा और आप उस पॉट में जो भी आप कुक करना चाहते हैं उसको आप कुक कर सकते हैं। अब आ जाइए पैरामीटर्स और प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम। क्या है कि एक सिस्टम को समझने के लिए कुछ तो पैरामीटर होना चाहिए जिसके जो सिस्टम को आइडेंटिफाई करता है। जैसे कि अगर हम एक ह्यूमन बीइंग को लेते हैं तो क्या देखेंगे? ह्यूमन बीइंग को हाइट देखेंगे, बॉडी वेट देखेंगे, चेस्ट देखेंगे, बीपी, शुगर, एंजाइम, हार्मोन एटसेट्रा एटसेट्रा हम देखेंगे। कुछ ज्यादा देखेंगे तो ह्यूमन बीइंग के डीएनए देखेंगे। पर मेरा पॉइंट है कि कुछ तो देखना पड़ेगा, सर्टेन पैरामीटर्स वी नीड टू डिफाइन वन ह्यूमन बीइंग। समझ रहे हैं? हेलो, हाँ। इसी तरह
सिस्टम को भी डिफाइन करने के लिए पैरामीटर्स का जरूरत पड़ता है। वो है कुछ पैरामीटर्स इधर लिखा हुआ है, जैसे कि कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन मतलब कि सिस्टम के अंदर जो भी मैटर्स हैं, पदार्थ हैं, एक पदार्थ की नहीं भी हो सकता है, एक पदार्थ 10 पदार्थ भी रह सकता है, राइट। तो उनका आपस का रेशियो कितना है, उसको कॉम्पोजिशन बोलेंगे। टोटल वॉल्यूम कितना है, प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है। ये चार जो है मोस्ट फंडामेंटल पैरामीटर्स हमेशा यूज होंगे। इसके बाहर भी कुछ पैरामीटर्स हो सकते हैं, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स एटसेट्रा। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे बोलता हूँ कि आप एक सिस्टम को डिफाइन कर रहे हैं, कुछ गैसियस सिस्टम है, तो आप बोलेंगे जैसे कि वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर इंटरकन्वर्टेबल, तो इसीलिए दो आपको चाहिए, एनी टू डिफाइन करने के लिए। तो आप अगर बोलेंगे ये गैस इतना टेम्परेचर इतना प्रेशर में है, वो गैस उतना टेम्परेचर उतना प्रेशर में है, वगैरह, इस तरह के आप डिफाइन करेंगे। जैसे कि हमारा ह्यूमन बीइंग का हाइट, बॉडी वेट एटसेट्रा। एनीवे, तो ये तो हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामीटर्स। ये प्रॉपर्टीज भी दो तरह के हैं, एक है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरा है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मास के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आप बाजार में चीनी खरीदने गए, तो एक यहाँ पे जैसे कि वॉल्यूम, आयतन, वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। बाजार में चीनी खरीदने गए तो 1 किलो चीनी का जो वॉल्यूम है, 5 किलो चीनी का ऑब्वियसली ज़्यादा वॉल्यूम है, 5 गुना ज़्यादा वॉल्यूम है। सरफेस एरिया, एक कोई भी चीज़ ले लीजिए, कोई भी मटेरियल, उनका जितना सरफेस रहेगा उससे ज़्यादा वजन वाला वही मटेरियल का सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा, ये तो ऑब्वियस है। तीसरा जैसे कि है एनर्जी, आपके पास 1 किलो कोयला है, वो वहाँ से जितना एनर्जी निकलेगा 5 किलो कोयले में ऑब्वियसली ज़्यादा एनर्जी निकलेगा, 5 गुना ज़्यादा एनर्जी निकलेगा। सो जो सब पैरामीटर के अमाउंट जो है, मान जो है, वैल्यू जो है, वो टोटल अमाउंट ऑफ दैट पैरामीटर के ऊपर निर्भर करता है, तो उसको हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब आ जाइए इंटेंसिव प्रॉपर्टी में। इंटेंसिव प्रॉपर्टी हम किसको बोलते हैं? जो सब प्रॉपर्टी जो है जिसका वैल्यू उस पदार्थ के मास के ऊपर निर्भर नहीं करता है, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एटसेट्रा। आपके पास अगर 1 बाल्टी पानी है, वहाँ से अगर 1 कप पानी अलग से हटा लिए और 1 कप पानी में थर्मोमीटर डालिए और 1 बाल्टी पानी में भी थर्मोमीटर डालिए, आपको मिलेगा दोनों का टेम्परेचर सेम है। तो टेम्परेचर मास डिपेंडेंट नहीं है, कितना वजन है उस सामान का, उस पर कोई निर्भर नहीं करता है। प्रेशर भी ऐसा, डेंसिटी मतलब घनत्व, डेंसिटी भी 10 ml वाटर का भी जो अंदर वाटर का डेंसिटी मिलेगा, अलग से 1 लीटर पानी का भी अगर डेंसिटी मिला लेंगे तो सेम रहेगा। ऐसे इस तरह। अब आ जाइए स्टेट ऑफ ए सिस्टम। ठीक है, अगर आप ह्यूमन बीइंग एक सिस्टम है तो आप स्टैंडिंग मोड में है, वो एक आपका स्टेट है। सिटिंग मोड में है, वो एक स्टेट है। वॉकिंग मोड में है, एक स्टेट है। स्लीपिंग मोड में है, वो एक स्टेट है। ऐसा ही केमिस्ट्री में जो सिस्टम है उनका भी तरह तरह के स्टेट होता है, और ये स्टेट डिफाइन होता है सिर्फ थर्मोडायनामिक पैरामीटर से, मतलब कॉम्पोजिशन, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर एटसेट्रा। एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सिस्टम मूव कर सकता है, और इस मूवमेंट को प्रोसेस बोलते हैं। एक
प्रोसेस के थ्रू मूव करता है। जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग स्टैंडिंग मोड से सिटिंग मोड में जा रहा है तो बीच में क्या कर रहा है, वॉकिंग प्रोसेस फॉलो कर रहा है चेयर तक, जहाँ पे चेयर है वहाँ तक वॉकिंग प्रोसेस फॉलो करके वो जाके बैठ रहा है। ठीक है, अगर प्रोसेस ए पॉइंट से स्टार्ट होके, मतलब उस सिस्टम का जो स्टेट है ये स्टेट से स्टार्ट होके बी सी डी तो एन नंबर ऑफ स्टेट में जाए, फिर वापस आके ए में आए। जैसे कि आप सुबह घर से निकलते हैं, वहाँ से किसी क्लब में चले गए, फिर कॉलेज में गए, कहीं पे ट्यूशन गए, एक के बाद एक जगह जाते हैं और दिन के अंत में आप अगर घर में ही वापस आते हैं तो क्या हुआ, आपका नेट परिवर्तन जो है वो 0 हो गया। मतलब और आपको जब घर में जिस पैरामीटर से आपको डिफाइन किया जाता था, इनमें आप घर में ही आ गए, मतलब सेम पैरामीटर से आपको डिफाइन किया जाएगा, मतलब पैरामीटर्स का वैल्यू सेम रहेगा। ठीक है, इस तरह के प्रोसेस को साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, अब प्रोसेस भी दो तरह के होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस। अब एक चीज देख लीजिए, प्रोसेस के लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। आपको वॉकिंग के लिए एनर्जी चाहिए। अब उस एनर्जी को अगर आपके अंदर से खर्च करना पड़ता है, वो एक पॉइंट है। और दूसरा ये है कि एनर्जी का बाहर से सप्लाई मिल रहा है। तो सिस्टम जब किसी प्रोसेस के थ्रू एक स्टेट से अनदर स्टेट में जाता है तो सिस्टम का अंदर का एनर्जी का डिफाइन कौन करता है वो करता है टेम्परेचर। अगर सिस्टम को अपना ही एनर्जी खर्च करके प्रोसेस चलाना पड़ता है तो उनका टेम्परेचर जो है अंदर का वो ड्रॉप कर जाता है। अगर बाहर से एनर्जी सप्लाई रहता है, जितना भी प्रोसेस चलाने के लिए ज़रूरत है उतना, तो टेम्परेचर ड्रॉप नहीं करेगा। तो जिस प्रोसेस चलाने के समय टेम्परेचर ड्रॉप नहीं करता है, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, इसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। और एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है कि थर्मली इंसुलेटेड अगर बाउंड्री वॉल रहता है और उसके अंदर सिस्टम को काम करना पड़ता है तो बाहर से उनको कोई एनर्जी इनपुट नहीं मिलता है, तो अपना ही अंदर का एनर्जी खर्चा करके उनको प्रोसेस चलाना पड़ता है। इसके लिए टेम्परेचर ड्रॉप कर जाता है। हम प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाते हैं। मानिए कि ये बंदा जहाँ पे भी है 100 किलोमीटर वो पैदल चला, छोड़िए 100 ज़्यादा हो गया, 10 किलोमीटर पैदल चला। तो 10 किलोमीटर पैदल चलने के समय अगर उसको समय समय पर खाना मिलता रहे तो अल्टीमेटली देखा जाएगा आराम से खा लेता है ये बंदा, तो इसको अल्टीमेटली देखा जाएगा इसका वजन का कोई मतलब रिडक्शन नहीं हुआ। बट नेक्स्ट में देखिए कि ये बंदा दौड़ रहा है, एक स्टेट से अनदर स्टेट में जा रहा है, बट यहाँ पे कोई फूड प्रोवाइड नहीं किया गया है, फूड प्रोवाइड नहीं है। तो क्या होगा, इसके अंदर जो पहले फैट जमा हुआ था इंटरनल एनर्जी के तौर पे, वो फैट एनर्जी सप्लाई करेगा और इस बंदे का वजन जो है प्रोसेस चलाने के बाद वो घट जाएगा। ठीक है, बस इतना ही। और इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में देख लीजिए कि इक्विलिब्रियम क्या है कि एकदम स्थिर स्टेट नहीं है, वो चलता रहता है, बट जितना ए से बी में गया बी से ए में उतना ही आता है। अगर फिजिकल इक्विलिब्रियम है तो मानिए कि वाटर एंड गैस के अंदर है, तो जितना वाटर मॉलिक्यूल वेपर होगा, मानिए कि 10 वाटर मॉलिक्यूल वेपर हो गया तो 10 वेपर मॉलिक्यूल भी वापस वाटर में आ रहा है। तो देखने में ऐसा लगेगा कि जो भाई वाटर मॉलिक्यूल तो जितना था उतना ही है, मतलब ये स्थिर है, स्थिर वास्तव में स्थिर नहीं है। ये इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स दिया हुआ है कि इक्विलिब्रियम स्टेट हम बोलेंगे जब, तो ये कंडीशंस सेटिस्फाई करना पड़ेगा सिस्टम को।
इसके बाद हीट वर्क एनर्जी मतलब मेन थर्मोडायनेमिक्स में हम एंट्री लेंगे, बट वो नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अगर कुछ प्रश्न है इधर से तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ये हम जो भी वीडियो पुट करते हैं उनका इंटीमेशन आपको मिल जाए। ओके, थैंक यू।